Assalamu alaikum ji. My name is Sidra. I'm your host, and this is Connected Pakistan. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. आज हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टिव एंड बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अफजल लाहौर से हैं हमारे साथ। इनकी तारीफ में ये कहना जो है वो जस्टिस करेगा, जस्टिफाई है इनकी पर्सनालिटी को कि डेफिनेटली ये डीन कहे जा सकते हैं फिजिक्स के। और इनकी रिसर्च है फिजिक्स में, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी काम इनके साथ साथ गो थ्रू है। इनकी पर्सनालिटी में इजाफा करते हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लिए हमेशा काफी पॉजिटिव रहा और आज हम उन एक्सपीरियंस के बारे में इनसे जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में, इनके मिशंस के बारे में, एम्बिशंस के बारे में और इनकी रिसर्च के बारे में। सो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमें टाइम दिया। सेकेंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देखने और सुनने वालों को आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि हम आपके बारे में मजीद जान सके। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिज़िक्स में यहाँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के अंदर। और जो मेरी पीएचडी फिज़िक्स है ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, जो कि फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। और इसके अंदर मैंने वेरिकोज वेन्स पर काम किया है और बहुत सारे अपने इंटरनेशनल पेपर्स हैं मेरे जो पब्लिश हो चुके हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी मैंने अपना काम जो है, अपनी रिसर्च जो है वो वहाँ पर जाकर प्रेजेंट की है। और अब जो है यहाँ मैं सब पहले मैं गुजरात में होता था, तकरीबन 20 साल मैं वहाँ रहा हूँ। तो अब मैं लाहौर ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। तो यहाँ पर भी मेरा रिसर्च का काम जो है वो चल रहा है। अमेजिंग, दैट्स वेरी अमेजिंग सर। तो सर शुरुआत करते हैं कि आपके बचपन से, कि डेफिनेटली क्या आपने बचपन से ही सोचा हुआ था कि आप कुछ ऐसा टेक्निकल वर्क करेंगे या जो है वो आपने अपने कॉलेज लाइफ से ये डिसाइड किया? मैंने बचपन में बड़े ख्वाब थे मेरे। मैं सबसे पहले जाना चाहता था कि मैं फ़ौज में जाऊँ। लेकिन आई साइट कमज़ोर होने की वजह से मैं एयर फ़ोर्स में नहीं जा सका और फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फ़ील किया कि मुझे ओह! जो है वो आगे एमएससी कर लेनी चाहिए। तो उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं बचपन के अंदर मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे कहते थे, ख़ास तौर पे मेरे दादा जान, कि भई तुम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। तो मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं चाहता था क्योंकि उस वक़्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हालात बड़े ख़राब थे। 4 साल की इंजीनियरिंग थी जो कहीं 7 साल के अंदर जाकर पूरी होती थी। तो मैं कैलकुलेट करता था अपना टाइम कि एफएससी हो गई है, 2 साल बीएससी के होंगे, 2 साल एमएससी के होंगे, 4 साल बाद मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँगा। हमारे वक़्त में एमएससी तालीम बहुत ज़्यादा कंसिडर होती थी कि ये ठीक है, इसके बाद बहुत ही कोई आदमी पढ़ता था, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं होती थी। लिहाज़ा फिर मैंने दोनों तरफ एडमिशन ले लिया। मेरा बीएससी के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो साथ मैंने एमएससी में भी अप्लाई कर दिया था, वहाँ एमएससी फिज़िक्स में मुझे एडमिशन मिल गया। तो मैंने दोनों जगह जाना शुरू कर दिया। फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जब मेरे वाइवाज़ होते थे, मेरे प्रैक्टिकल्स होते थे, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो मेरे क्लास फेलोज़ थे, वो मुझे कहते थे कि जी आप के नंबर इतने कैसे आ जाते हैं? आप तो आते भी नहीं हैं सारे दिन यहाँ पर हमें। तो उन्हें ये पता नहीं था कि मैं दूसरी तरफ मास्टर्स कर रहा था फिज़िक्स में। तो मेरा नॉलेज उनका एफएससी का नॉलेज था, मेरा मास्टर डिग्री का नॉलेज था। तो वो लेकिन फिर आ गए एग्ज़ाम्स आ गए इकट्ठे, तो मुझे फिर एक कश्ती छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने अपने दादा जान से कहा कि दादा जान मैं 2 साल बाद यहाँ से फ़ारिग हो जाऊँगा। वो अभी भी 7 साल मुझे लगेंगे वहाँ पर, तो फिर वो मान गए।
फिर मेरे वाले साहब भी मान गए, उन्होंने कहा ठीक है जी आप छोड़ें और आप उधर से उधर चले जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम गुजारो। तो इस तरह से मेरा एमएससी फिजिक्स का जो है ना सफर शुरू हुआ। तो एमएससी फिजिक्स में मैं जब पढ़ता था तो फिजिक्स की चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब 95 के अंदर मेरी एमएससी फिजिक्स कंप्लीट हो गई, तो फिर मैंने जॉब हो गई फौरन। 97 में मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए लेक्चरर इन फिजिक्स। मेरा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं पहले नंबर पर था, मैं लाहौर डिवीजन के अंदर। इतने अच्छे मेरे मार्क्स उसके अंदर थे, मेरिट पे मैं आया। तो मुझे गुजरात सीट मिली, तो वहां चला गया। फिर मेरा आगे पढ़ने का ख्वाब था कि मैं पीएचडी करूं, मैं एमफिल करूं। तो एमफिल फिर मैंने 2009 के अंदर जो है ना वहां यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने शुरू किया, उनके फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, तो मैंने शुरू कर दिया। क्योंकि उस वक्त तनख्वाह इतनी थोड़ी होती थी कि हम रोज आना जाना और छुट्टी नहीं ले सकता था मैं, लिहाजा फिर वहीं के हो गए रह गए। तो फिर वहां शुरू हुआ एमफिल, तो वहां से एमफिल कर लिया 2012-13 के अंदर मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ। या वहां से 2009 से शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब रुकना नहीं है, अब इसको आगे लेकर चलना है, क्योंकि अब थोड़े वसाइल अच्छे थे, थोड़ी तनख्वाह बेहतर हो गई थी। तो मैंने सोचा इसको आगे लेकर चलते हैं। तो फिर आगे पीएचडी में एडमिशन ले लिया। यहाँ मेरे जो टीचर्स मिले मुझे, उनके अंदर डॉक्टर मोहम्मद वसीम अशरफ हैं, डॉक्टर तैयबा खान है। इन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह मेरे साथ इन्होंने सलूक किया। और मैं समझता था शायद मेरी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैं अब पीएचडी नहीं कर सकूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हिम्मत करें। ज्यादा हिम्मत की, सारा कुछ अल्लाह ताला ने दे देते रहे जो भी। फिर मुझे याद आता था कि इन नमाल उसरी उसरा, कि भी हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो जब कोई पीएचडी की मुश्किल आती थी पेश मुझे, तो मैं अल्लाह ताला से कहता था, अल्लाह ताला जी इसके साथ आसानी भी है, वो किधर है, वो मुझे दें, ताकि मेरी ये मुश्किल जो है ना वो हल हो। तो मैं फिर इस तरह मुझे वो आसानी भी साथ साथ मिलती रही। यानी बाज दफा ऐसे होता था, कोई चीज हमने फाइंड आउट करनी है तो मुझे नेट के ऊपर बहुत ज्यादा देर लग जाती थी, और फिर अचानक ही एकदम से वो चीज सामने आ जाती थी, वो इंफॉर्मेशन सामने आ जाती थी। तो फिर मैंने इस तरह से फिर सॉफ्टवेयर थे कुछ, उन पे अबूर हासिल किया। तो बहरहाल अपने टीचर्स के, अपने सुपरवाइजर्स की बदौलत में अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसको कामयाब हुआ। फिर एचईसी से भी मुझे 2 दफा अवार्ड मिला कि जी आप बाहर जा सकते हैं, हमें ट्रैवल ग्रांट दी उन्होंने, और ट्रैवल ग्रांट लेकर फिर मैं बाहर मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। तो ये मेरा अब तक का सफर है शॉर्टली, जो मैं आपको बता सकता था। बहुत बहुत खूब। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डेफिनेटली अक्सर यही होता है कि हमें सब्जेक्ट वही पसंद आता है जो टीचर हमारा फेवरेट होता है, या जिस टीचर की कमांड अपने सब्जेक्ट में बड़ी अच्छी होती है तो वो बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने जो है वो कंपैरेटिवली अपने आप में फील किया कि जी आप फिजिक्स को ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप रिकॉल करें अपनी मेमोरीज और हमें बताइए कि उस वक्त जब आपने ये रियलाइज पसंद थे, और वो क्यों पसंद थे आपको वो टीचर। हाँ, ये जो टीचर हैं मेरे, मैं जब जाहिर है कि मैं पीएचडी कर रहा था लाहौर से, और मैं वापस चला जाता था गुजरात। तो गुजरात होते हुए जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि मैं आमतौर पर अपने पीएचडी का काम रात भर में किया करता था, सुबह से लेकर शाम तक तो कॉलेज जाना, एकेडमी जाना, तो वो उसमें लग जाता था का टाइम। तो रात के 11 बजने, 12 बजने, 1 बज जाना मुझे। तो मैंने उस वक्त, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मैंने डायरेक्ट उठाना, फोन कर देना फोन के, सर यहाँ मैं फंस गया हूँ, यहाँ मुझे समझाए। तो वो नींद में उठते थे बेचारे, और मुझे उस वक्त वो कहते थे अच्छा मुझे पता था कि तुम्हारा ही फोन होगा, लिहाजा मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो उठ के अपना लैपटॉप खोलते थे बेचारे, और वो मुझे गाइड करते। तो मैंने उन्हें बड़ा तंग किया हुआ है। बल्कि एक दफा तो मैंने पेपर कहीं सबमिट करना था किसी जर्नल के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये प्री प्रिंट का ऑप्शन है, ये तुमने नहीं करना। अच्छा जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये क्यों नहीं करना। तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। तो मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, और मेरा पेपर जो था वो ऑनलाइन चला गया, विदाउट एनी रिव्यू, ऑनलाइन चला गया।
तो 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया, "ये तुमने क्या किया है?" सर वो आपने बताया नहीं था कि क्यों नहीं करना, तो मैंने वो समझने के लिए मैंने इसको ऑनलाइन कर दी। तो वो बहरहाल इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं कि जो फिज़िक्स मैंने सब्जेक्ट इसलिए भी मैंने चूज़ किया क्योंकि ये इसकी थ्योरीज़ मुझे खुद ब खुद समझ आ जाती थी। मुझे ज़्यादा तगो-दो नहीं करनी पड़ती थी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और बेसिकली मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। दूसरी तरफ मेरे जो सब्जेक्ट्स थे बीएससी के अंदर वो स्पेस साइंसेज़ थी और साथ में मैथमेटिक्स था। तो मैं उनके अंदर भी जा सकता था, लेकिन मेरा जो फिज़िक्स के अंदर जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, वो उनके अंदर नहीं होता था। तो लेकिन फिर इसीलिए मुझे फिज़िक्स ही लेकर आगे चलना पड़ा। तो लेकिन इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं और मेरे जो सुपरवाइज़र्स हैं, मेरे जो एडवाइज़र्स हैं, वो मेरे लिए इंस्पिरेशनल मॉडल हैं, कि मैं उनको देख-देख के इंस्पायर होता था, कि भई ये इतना काम करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इसी तरह से मैं भी अब जब अपनी क्लास में जाता हूँ, तो मुझे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे आके कहते हैं कि हमारा बच्चा फिज़िक्स के अंदर बहुत मुश्किल में था 10th के अंदर, लेकिन अब आपके पास आकर ये बड़ा फर्स्ट क्लास हो गया। तो फिर वो चीज़ें सुनकर दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि चलें हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब मैं आप सवाल करना चाहती हूँ, जब आप एचईसी की बेस पर, एचईसी के रेफरेंस से जब आपने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वो एक्सपीरियंस कैसा था और एचईसी ने आप में क्या क्वालिटीज देखकर जो है वो आपको वहां भेजा? जाहिर बात है, मैं और मेरे ऑडियंस ये जानना चाहती है कि डेफिनेटली डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल जो है वो किस बिहाफ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्राउड ऑफ पाकिस्तानी? मैं सबसे पहले चाइना गया था जब एचईसी ने मुझे ट्रैवल ग्रांट दी। तो एचईसी का एक अपना एक प्रोसीजर है। उसके अंदर कोई लाइक्स या कोई डिसलाइक्स काम करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप हमें कोई 50 दिन पहले कॉन्फ्रेंस से पहले अप्लाई करें। जब भी कॉन्फ्रेंस है आप उसके 50 डेज बिफोर आप अप्लाई करें। वो मैंने कर दिया, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे उनके मैंने वो पूरे कर दिए, अपनी यूनिवर्सिटी से भी सारा कुछ मैंने वो पूरा कर दिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर। उसके बाद वो ये करते हैं कि वो उनकी एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग के अंदर बहुत सारे पेपर्स उनके पास आए होते हैं, तो उनमें से जो वो बेस्ट वन जो है ना वो चूज़ करते हैं। तो मेरा पेपर जो बेस्ट वन था, उसको उन्होंने फिर इसलिए चूज़ किया। फिर जब मैं चाइना गया, तो चाइना से बल्कि जो मैंने अप्लाई किया था कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना पेपर सेंड किया था, तो उन्होंने भी मुझे ईमेल किया कि जी आपका पेपर बहुत अच्छा है और ये हो सकता है कि इसे बेस्ट पेपर अवार्ड मिले। तो लिहाज़ा आपने पूरी तैयारी के साथ इसको आके तो प्रेज़ेंट करना है। यानी वो पेपर मेरा इतना अच्छा था। तो वो एनसिस पर मैंने काम किया हुआ था और उसी के ऊपर मैंने वो सारा पेपर था उसके ऊपर। तो लिहाज़ा फिर जब मैं वहाँ पर गया, तो चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर हलाल खाने को नहीं मिलता था, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से फिर मैंने फल तलाश किए पहले दिन तो उसी पे गुज़ारा किया। फिर मुझे जब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता था, तो मैं अकेला पाकिस्तानी था वहाँ पर और कोई पाकिस्तानी वहाँ नहीं था, जबकि इंडिया के लोग ज़्यादा थे तादाद में वहाँ पर। बल्कि कुछ इंडियंस जो वहाँ अटेंड कर रहे थे कॉन्फ्रेंसेस, जिन्होंने अपने पेपर प्रेज़ेंट करने थे, वो ख़वातीन थी और वो बड़ी ही पढ़ी-लिखी ख़वातीन थी, जिन्होंने पीएचडी भी कर ली हुई थी और पोस्ट डॉक वो कर रही थी। तो मैं सोचता था कि बेस्ट पेपर अवार्ड मुझे ना मिला, इनको मिल गया, तो वो पाकिस्तान इंडिया की जो एक पोज़ीशन होती है ना, वो मेरे दिमाग में चलती रही और मैं भूल गया कि मैं चाइना आया हूँ। बस कॉन्फ्रेंस के रूम में जाना, वहाँ से अपने होटल में आना और फिर सुबह उठ के कॉन्फ्रेंस रूम में जाना, वहाँ से फिर अपने होटल में आना। तो मैंने प्रैक्टिस कर करके कि जो है पाकिस्तान का नाम जो है ना वो नीचे ना आ जाए कहीं। तो मुझे वहाँ बेस्ट पेपर अवार्ड मिला और वो जो मेरे फेलोज़ थे इंडियंस, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। तो लिहाज़ा वो फिर जब मैंने प्रेज़ेंट कर लिया, फिर मुझे याद आया कि एचईसी ने तो मुझे चाइना भेजा हुआ है और मैं तो चाइना में हूँ। तो लेकिन उसके बाद 1 दिन रह गया था मेरे वापस आने का, तो फिर मैंने उसी दिन वहाँ कुछ घूमा-फिरा, कुछ मैंने सैर-वैर की। अगले दिन कॉन्फ्रेंस वाले हमें ले गए, पूरा शंघाई उन्होंने हमें दिखाया, तो फिर मैं वापस आया।
तो एचईसी अगर ये प्रोसीजरल जो भी उनका है अगर वो अडॉप्ट नहीं करता, हमें अगर वो ट्रैवल ग्रांट ना देते, तो हमारे लिए मेरे लिए खासा मुश्किल था कि मैं अपने पैसों से जाऊं और अपना काम प्रेजेंट करूं। तो ये सारा काम जो है जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अच्छा एक ये तरीका है कि जी जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं आप उनको बाहर जाने का मौका दें, वो अपने काम को प्रेजेंट करें और पॉलिश होकर आए। तो मैंने वहां उस ट्रैवल ग्रांट से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसी तरह जब सेकेंड टाइम मुझे ट्रैवल ग्रांट मिली है तो वो भी इसी तरह था कि बेस्ट पेपर जो था वो उन्होंने सिलेक्ट की करना था, तो वो सिलेक्शन हो गई और मुझे ट्रैवल ग्रांट मिल गई और मैं सेकेंड टाइम भी चला गया। सर सेकंड टाइम भी आप चाइना गए थे या किसी और कंट्री में? नहीं, सेकेंड टाइम मैं थाईलैंड गया था। थाईलैंड में चियांग राय उनका एक टाउन, एक कस्बा, एक शहर है उनका जो बैंकॉक से बहुत दूर है, साउथ में है उनके, तो वहां मैं चियांग राय गया था, तो वहां जाकर मैंने अपना काम प्रेजेंट किया था। और इसके बाद फिर Alright. एक और कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने अटेंड की, ये रोमानिया की कॉन्फ्रेंस थी। वहां हमें बेस्ट इनोवेटिव पेपर अवार्ड जो है ना वहां पे मिला। इम्प्रेसिव सर, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि प्राउड ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली यू आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह। ना सिर्फ चाइना में बल्कि जो है वो आपने दूसरे भी कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सर मैं ये जानना चाहती हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन कि जो अब पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते तो क्या कोई भी आपकी आवाज न कट रही है शायद। सर आर यू हियर और आप सुन पा रहे हैं मुझे? सॉरी सर फॉर द डिस्टर्बेंस, अब ठीक हो फॉर गया। डिस्टॉर्शन। जी सर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई भी जो है वो पीएचडी स्कॉलर अभी भी एचईसी की वही प्रोसीजर है, अगर कोई जाना चाहता है, कोई ग्रांट लेना चाहता है, तो क्या एचईसी की अभी भी यही पॉलिसीज है फॉर ऑल पीएचडी स्कॉलर्स हु हैज अ कैपेसिटी टू डू दिस? एक्चुअली आप देखें कि एचईसी की अभी भी पॉलिसी यही है, लेकिन हमारे जो लोग हैं पीएचडी स्कॉलर्स वो ज्यादातर कंप्लेंट्स करते ही नजर आते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें मौका नहीं मिल रहा, हालांकि वो मेहनत नहीं कर रहे होते। जो भी मेहनत करेगा अपना पेपर सही तरह तैयार करेगा और एचईसी को वो करेगा, तो एचईसी कोई डिसलाइक्स वहां पर नहीं होती। वो ये नहीं है कि आप सिफारिश कर देंगे तो आपको मिलेगा, नहीं बिल्कुल, बल्कि वो सिफारिश का उल्टा मतलब लेते हैं। तो बल्कि अब तो यहाँ पंजाब की भी पीएचईसी बन चुकी है, तो ये लोग भी अब जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो हमारा जो यूथ है, जो पीएचडी स्कॉलर्स है, उन्हें आगे आना चाहिए। और असल में वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा होती है कि शायद लोग जो हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए और अपना काम बाहर ममालिक में प्रेजेंट करके आना चाहिए। इससे आप शाइन मिलती है, आपको आप पॉलिश होते हो, आपको बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलती है। लिहाजा एचईसी का प्रोसीजर अभी भी वही है, वो अभी भी ट्रैवल ग्रांट दे रहे हैं और पीएचईसी भी ट्रैवल ग्रांट दे रही है, तो इसमें सबको फायदा उठाना चाहिए इसका। इम्प्रेसिव सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके कुछ रिसर्च पेपर जो है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उनका रेफरेंस दिया जाता है। तो हमें ये बताइए कि इतना हार्ड वर्क करने के लिए डेफिनेटली आपने किन किन चीजों को सेक्रीफाइस किया, बिकॉज इतनी आसानी से कभी भी आपको वो पोजीशन नहीं मिलती है
जो हर किसी पाकिस्तानी को, हर किसी पीएचडी स्कॉलर्स को प्रोवाइड नहीं होती? सबसे बढ़कर तो ये था कि अल्लाह ताला का फजल था, माँ बाप की दुआएं थी और टीचर्स का बेहतरीन किस्म का रवैया था, और इसके साथ साथ मेरी जो वाइफ हैं उनका ताउन था। उनके ताउन के बगैर मैं ये नहीं कर सकता था कि जी बच्चों को वो संभाल रही हैं और मैं जो है वो पीएचडी पे लगा हुआ हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं रोज हर वीकेंड पे मैं लाहौर आ रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो यानी वो जो ताउन था उसके बगैर और बाकी तमाम चीजों के बगैर मैं ये हार्डवर्क कर ही नहीं सकता था। आपको घर से सुकून हो ना तो आप तो बाहर लड़ भी लेते हो जाकर, लेकिन घर में अगर सुकून नहीं है तो फिर आप बाहर कुछ ही नहीं कर सकते। हम टीचर्स जो है अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छा सिर्फ तभी पढ़ा सकते हैं जब हमें मेंटली सुकून जो है ना वो हमें मिलता है। तो मेरी वाइफ जो है उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, लिहाजा वो मैं उनका बिल्कुल भी जो है ना वो दे नहीं सकता उनको इस तरह इसका जो है वो अजर, अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फरमाए। तो ये है कि भी मेहनत इसमें बहुत करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा। आपको जो है ना मेरे टीचर्स कहा करते थे कि ये जो पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मुझे 6 महीने के बाद जो है ना ये मुझे मिला था, जो मैं आज तुम्हें 1 मिनट में बता रहा हूँ, लेकिन अब अगला पॉइंट जो है वो अब तुमने खुद ढूंढना है। तो वो फिर मैं उन्हें कहता कि भी ठीक है। उन्होंने जो पीएचडी अपनी जैसे की थी वो मुझे बताया करते थे कि उन्होंने उन्होंने कुछ चीजें इंडियन से सीखी, तो इंडियन पाकिस्तानी को साथ नहीं लगने देते थे, लेकिन उन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने वो चीजें लर्न की जो वो आगे चलकर फिर मुझे सिखा सकते थे। तो इसी तरह हम भी यहाँ पर जो है ना वो ये यही कर रहे हैं, और हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सर नेक्स्ट कोई अभी कोई टारगेट चल रहा हो माइंड में या उस पर वर्किंग चल रही हो कि जी अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है? मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है फिलहाल तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और उसके अंदर मैं फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं मेरे वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया, तो मैंने 2008 में था, लेकिन फिर छोड़ दिया और अभी मैंने उसको रीलॉन्च किया दोबारा। और अभी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आई हैं तो मैं उसके लिए भी कुछ तैयारी सोच रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन जो है ना वो तैयारी शुरू करवाऊँ। इसके अलावा जो मैं कर रहा हूँ कि वो रिसर्च चल रही है साथ साथ, और अभी मेरा एक जर्नल है स्विट्जरलैंड का, उसके अंदर मेरा एक जो है ना वो आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ है, अभी चंद दिन अगस्त के अंदर वो पब्लिश हुआ है। तो इम्प्रेसिव। इसी तरह और कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी जो है, हाँ जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं वो भी लिख दी हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन का बड़ा फायदा उठाया, घर में रहे हैं और घर में रहकर काम फिर ज्यादा हो गया है, तो इस तरह से सारा काम चल रहा है। यूट्यूब वाला आपने इनिशिएटिव लिया है, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव कि डेफिनेटली लोग बार बार उसको देखेंगे और फायदा उठाएंगे। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई आप बता सकते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल में किस ग्रेड, किस क्लास और किस कंटेंट पे आजकल वीडियो हमें मिल सकती हैं? अभी तो मैंने जो कुछ वीडियोस बनाई हैं उनका तो फिर जो वीडियोस को एडिट करने का मसला पेश आता है, तो वीडियो एडिटर्स हैं उनके रेट्स बड़े हाई हैं। तो मैं खुद अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो की एडिटिंग खुद कर लूँ। और अभी रात मैंने एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी, तो वो कोई तकरीबन 3 GB का उसका साइज बना था, और अब मैं उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो रात से लेकर अब तक वो 90% जो है ना वो हुई है, अभी भी 10% रहती है, और 10% वो नेट मुझे बता रहा है कि जी अभी भी 1 घंटा उसको अपलोड करने में लगेगा। तो अपलोडिंग में टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो फिलहाल जो है वो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो है ना मेरी वीडियोस आ रही हैं,
और एक वीडियो मैंने बनाई थी सूरत फातिहा की तफसीर की, वो छोटी सी एक वीडियो बनाई थी कि चलो जी शुरुआत जो है वो अल्लाह के नाम से होनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सीट्स आई हुई हैं, तो इसके मुतालिक भी मैंने वीडियोस अभी मैं बना रहा हूँ, और वो बनाकर मैं अपलोड साथ साथ कर दूंगा ताकि लोगों को फ्री में वो जो है ना वो चीज़ें मिलें और वो अपनी तैयारी जो है ना वो कर सकें। इसके अलावा ओ लेवल है, ए लेवल है, एफएससी है, बीएस और एमएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उस जो जिन जिन पर मेरी ग्रिप है, मैं वो जो है ना वो उसके अंदर उसकी जो है उसकी वीडियोस बनाकर तो मैं उसके ऊपर रखूंगा। सर मेरा अगला सवाल, और डेफिनेटली इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, कि सर बताइए कि जो फिजिक्स है वो हम फिजिक्स की ब्रांचेस को और फिजिक्स की जो फीचर्स हैं हम उसको यूज करके अपनी जो हमारी डेली रूटीन है हम उसको कैसे और इजी बना सकते हैं, हम उसको कैसे जो है वो अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस को यूज करते, क्योंकि आपका जवाब और कोई नहीं दे सकता। तो डेफिनेटली वी वांट टू नो, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि फिजिक्स का हमारी पर्सनालिटी पर, हमारी डेली रूटीन पर क्या इम्पैक्ट है। देखिए जी, फिजिक्स जो है ये तो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स है। फिजिक्स हमें ऑब्जर्वेशंस देती है। आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होंगी, आप जाहिर है कि अपने आप को आपका बिहेवियर बदलेगा, आप उसके अंदर ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो। फिर प्रैक्टिकल जो फिजिक्स है वो हमें प्रैक्टिकल समझाती है। तो प्रैक्टिकली जो चीजें हैं अगर हम खुद करें वो हम समझा, जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हम सब खाली थ्योरी पढ़ाते हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकल पर है हमारे बच्चे का, हमारे स्टूडेंट का फोकस इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी अगर हम हमारी क्लास के अंदर साथ साथ चलता रहे तो बच्चों को बहुत ज्यादा वो फील करते हैं कि भी हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आ रही है। लेट्स से कि अगर हम जनरेटर है, अगर हम जनरेटर पढ़ा रहे हैं कि भाई जनरेटर काम कैसे करता है, जनरेटर को बनाया कैसे जाता है, तो अगर बच्चा वो खुद अगर वो बना के देखे कोई छोटा सा जनरेटर, तो वो उसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ आती है। तो फिजिक्स जो है ना सिर्फ खुद ग्रो करती है बल्कि ये बाकी जो फील्ड्स ऑफ साइंस हैं उनको भी ये साथ लेकर चलती है। और फिजिक्स जो है ये एक आम जो आदमी अगर ये फिजिक्स पढ़नी शुरू करता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद बेहतर होना शुरू करते हैं तो आपको अच्छी तरह से बात करना आती है, आप बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आपकी जो ओवरऑल सारी की सारी चीजें हैं जो किसी इंसान की पर्सनालिटी के लिए जरूरी होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लग पड़ती हैं। और शायद ये मैं इतना ज्यादा बेहतर बता नहीं सकता जितना कि ज्यादा बेहतर इसको फील किया जा सकता है इसको पढ़ने के बाद। लेकिन हमारे जो माइंड्स हैं, किसी माइंड को फिजिक्स ज्यादा अच्छी समझ आती है, किसी को केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी समझ आती है, तो सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे बराबर हैं। लेकिन फिजिक्स को एक एज ये हासिल है कि इसके इसके इसको साथ लिए बगैर कोई भी और सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं कर सकता। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अगर फिजिक्स माइक्रोस्कोप ना बना के देती तो बायोलॉजी को क्या पता चलना था कि जरासीम किधर है और बैक्टीरिया किधर है। इसी तरह केमिस्ट्री की चीजें भी अगर फिजिक्स को ना बना के देती तो वो बेचारे एसिड कहाँ रखते। तो वो उसको सारी चीजें जो है वो फिजिक्स की वजह से ही सारा कुछ जो है ना वो आगे तक चला है। फिजिक्स ने एक्स रेज डिस्कवर की तो पता चला डॉक्टर्स को जो एक्सरे जो है ना वो लेना है। तो ये सारी चीजें हैं इस तरह से हमारी आम जिंदगी के अंदर और हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के अंदर भी फिजिक्स जो है ना वो काम आती है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मुझे वैसा ही आंसर मिला, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव सर। मैं यू नो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ डेफिनेटली। वो उस 30 मिनट में जो हमने स्टार्टिंग में किया और अब तक माशाल्लाह आप डिजर्व करते हैं, आप उस अवार्ड्स को डिजर्व करते हैं, आप एचईसी के रेफरेंस से इंटरनेशनल टूर को डिजर्व करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप का हार्ड वर्क जो है वो ना सिर्फ आपके खुद के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बहुत पॉजिटिव वे से हम सब यूटिलाइज कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं। सर मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देखने और सुनने वालों को अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, हमारी ऑडियंस को, हमारे यंगस्टर्स को, आपके भी बच्चे देख रहे होंगे, उनको भी अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहें।
मेरा मैसेज यही है कि भाई आप अब सख्त मेहनत करें अपनी लाइफ के अंदर। आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है और स्पेशली पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। पाकिस्तान ने आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सख्त किस्म के फैसले हैं जो होने वाले हैं, लिहाजा इसके अगले आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही काम करें और सख्त मेहनत करें। और हम कहते हैं, मेरे वाले साहब कहा करते थे जी कि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, तो टॉप पे पहुंचने की आप कोशिश करें। अगर आप मेहनत नहीं करते, आप जान छुड़ाते हैं मेहनत से, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। जो वो शख्स जो जितनी मेहनत करता है वो उतना ही खुश नसीब होता चला जाता है। मेरा ये जुमला जो है इसको आप याद रखें कि जो शख्स जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही ज्यादा खुश नसीब होता चला जाता है। ये मेरा मैसेज है सबको। सर ट्रू, और डेफिनेटली आपने बहुत बहुत ट्रुथ बोला। और यही अंबिया इकराम का शेवा था कि उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना जितना हार्ड वर्क किया, डेफिनेटली रब ने उसको उतना ज्यादा नवाजा और उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए। और यही रब बंदे से भी यही कहता है कि जितना हार्ड वर्क करोगे मैं उतना अता करूंगा। वंस अगेन थैंक यू सर। आई हैव इन द एंड आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा जिसको फिजिक्स का कुछ नहीं पता था, और डेफिनेटली उन बच्चों ने भी सीखा होगा जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं आज। जिनको कोई डाउट होगा डेफिनेटली वो भी फिजिक्स की आज इंपॉर्टेंस को समझे होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. आज हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल। PhD फिजिक्स किया हुआ था, उन्होंने किया हुआ है डेफिनेटली, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से। अभी तक जो है वो पढ़ाई पढ़ाने का और लिखने लिखाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बहुत कुछ सीखा आज मैंने, डेफिनेटली आपने भी सीखा होगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू शेयर दिस वीडियो and spread this knowledge because he deserved कि इनकी नॉलेज दूसरों तक पहुंचे। और ये प्राउड थे हमारे पाकिस्तान का। अल्लाह ताला इनको इसी तरह कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।